last class we have studied about the two chapters of the ecology. इकोलॉजी में बेटा हम लोगों ने इकोसिस्टम एज वेल एज व्हाट द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ कंसेप्ट को देखा। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इकोसिस्टम वाला जो पोर्शन है उसमें गॉस लॉ जो है, गॉस का प्रिंसिपल जो है बेटा, वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको शायद ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा लॉ है या ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो गॉस जो प्रिंसिपल है उसे अपोजिशन में है, उसके अपोजिशन में कौन काम करता है। ठीक है, तो वो जो कंसेप्ट दिया गया बेटा उसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग कंसेप्ट। पार्टीशनिंग है ना, रिसोर्स पार्टीशन जो होता है उसका कंसेप्ट है। रिसोर्स पार्टीशन क्या होता है कि अगर दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिससे बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये एक पॉन्ड है बेटा, कुछ फिशेज जो होती है जो बॉटम ड्वेलर्स होती है और कुछ फिशेज जो होती है बेटा वो सरफेस ड्वेलर्स है, और कुछ जो होती है बेटा वो है ना मिडल में रहती है। सो ये जो बॉटम ड्वेलर्स है दे विल नेवर रीच टू द टॉप, मतलब सरफेस पे नहीं आती, और बेटा जो सरफेस ड्वेलर फिशेस है वो बॉटम पे नहीं आती। तो यहाँ पे जो भी वेजिटेशन होगा बेटा ये यही यूज कर रहे हैं। एक्चुअली रिसोर्स तो एक ही है। ठीक है, इसको भी हम लोग कहते हैं, नहीं तो जो भी बर्ड्स होते हैं या बाकी जितने भी एनिमल्स होते हैं, दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स दे शो द डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द फीडिंग। ठीक है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द फीडिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसको बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। तो उसका मतलब क्या है? गॉस प्रिंसिपल कहता है कि दो कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज है ना, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट है ना फॉरएवर, ये उसका है। ठीक है, जो वीक है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज जो है बेटा वो फॉरएवर एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो रिसोर्स होता है उसका जो यूटिलाइजेशन का उनका टाइमिंग अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनका ईटिंग पैटर्न अलग है। इसके वजह से वो रिसोर्स को ठीक है अलग अलग टाइम पे खाते हैं या तो अलग अलग वे से उसको बेटा फीड करते हैं। तो दो कॉम्पिटिंग स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, ये वो बताना चाहता है। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल थिंग वी हैव टू कंसिडर। क्लियर है? ठीक है, और एक जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? बोल, कौन सा कंसेप्ट है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, व्हाट इज दैट? कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? सर जब हम एक प्रेडेटर को निकाल लेते हैं, हाँ, तो फिर जो प्रे की पॉपुलेशन है उसमें से जो प्रे के पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी कम हो जाती है सर, वो कॉम्पिटिटिव प्रे पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी इफ वी रिमूव। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द कंपटीशन रिलीज। ठीक है, इफ यू, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि प्रीडेटर इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रीडेटर जो होते हैं बेटा दे ऑलवेज इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। इफ यू रिमूव द प्रीडेटर फ्रॉम दैट एरिया द बायोडाइवर्सिटी विल रिड्यूस। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी बेटा वहाँ की जो है कम होती चली जाएगी। ठीक, ये एक चीज बिल्कुल सिंपल ही समझ में आनी चाहिए। और कौन सा कंसेप्ट है? और एक कंसेप्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम बताओ और कंसेप्ट बताओ। आपने पढ़ा होगा। हाँ बोलो। पॉल एल्ड्रिच एंड रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो पॉपर हाइपोथेसिस है बेटा ये बहुत सिंपल है। मतलब एक पूरी बायोडाइवर्सिटी को एक एरोप्लेन के साथ उसने कंपेयर किया है। ठीक है, ये रिवर पॉपर हाइपोथेसिस जो होता है, मतलब हम लोग देखते हैं कि रिवर्ट मतलब जो स्क्रूज होते हैं है ना, और उसको निकालने के लिए जो हम लोग पाना यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पॉपर। वेरी क्लियर। तो अगर हम लोग बेटा एक एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, एक सीट के नीचे जो भी स्क्रूज है बेटा वो तुरंत निकालना शुरू कर देंगे है ना। तो अगर धीरे धीरे हम लोग स्क्रूज निकालते चले जाएंगे धीरे धीरे, फिर एक बार तो वो चेयर गिरेगी मैक्स टू मैक्स, पर एरोप्लेन को कुछ नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप उस एरोप्लेन का है ना, आप लोग विंग का एक आधा स्क्रू निकाल दोगे। ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल नो द रिजल्ट। ठीक है, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। So now it is very serious case, you know, this plane is entire biodiversity. We are killing every day a new species.
सो मैनी स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं बेटा जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वी डोंट नो विच स्पीसीज हैज अ की रोल, हमको कुछ पता ही नहीं है, हम लोग एक एक स्पीसीज को किल करते जा रहे हैं और इससे डाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है। सो डेफिनेटली वी आर एट लॉस, हम खुद है ना अपने ही एरोप्लेन को गिराने पे लगे हैं, ठीक है। तो यही वो कंसेप्ट है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। ये वो बताता है, इसमें एक और कंसेप्ट है जिसको आप लोग याद रखना, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो कीस्टोन स्पीसीज होता है, इसका मतलब बेटा क्या, एनी स्पीसीज व्हिच हैव द इम्पैक्ट ऑन द एंटायर बायोडायवर्सिटी देयर। सपोज हम लोग बात करते हैं कि फॉरेस्ट एरिया है और वहां पे बेटा एक बनियान ट्री है जो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, उसके आजू बाजू में छोटे छोटे प्लांट्स भी है, बटरफ्लाइज है, एवरीथिंग, सारी बेटा जितनी डाइवर्सिटी है उन प्लांट्स के ऊपर, उस बड़े से प्लांट के ऊपर डिपेंड है। इफ वी रिमूव द बटरफ्लाई, ओके नो इश्यू, ठीक है। इफ वी रिमूव एनी टाइप ऑफ द इंसेक्ट, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट इफ यू कट डाउन दैट एंटायर बनियन ट्री, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट दैट बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसा कोई भी स्पीसीज बेटा जिसके होने से या तो नहीं होने से बायोडाइवर्सिटी के, उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कीस्टोन स्पीसीज। दैट इज द थिंग वी ऑल हैव टू रिमेंबर। बात क्लियर है? ओके, सो वेरी सिंपल, वी हैव टू रिमेंबर हियर दैट कि ये जो सारे कंसेप्ट्स होते हैं जितने भी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, और एक साइंटिस्ट है और एक उसका कंसेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू द, क्या बेटा, टिलमैन कंसेप्ट। क्या है टिलमैन का कंसेप्ट, बोलो सर। अगर एक फिक्स एरिया लेंगे, हाँ, वहाँ पे अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, हाँ, तो फिर ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास विल बी लेस। बिल्कुल। देखो हम लोग बात करें एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ की बेटा एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी है, चीजों को समझो, हम लोग टिलमैन का कंसेप्ट समझ रहे हैं। टिलमैन क्या कहता है, यहाँ बेटा एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में एक पर्टिकुलर लेवल पे बायोडाइवर्सिटी है, यू नो, बायोडाइवर्सिटी जितनी भी है उतना बेटा उसका बायोमास है। बायोमास आप लोग जानते हो, बायोमास मतलब होता है वहां का ड्राई वेट, ठीक है। एंटायर जितना मैटर है उसका ड्राई वेट बेटा बायोमास है। नाउ दिस बायोमास इज एक्चुअली, जितना एक्यूमुलेट होता है, ईयरली एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमास इज एक्चुअली व्हाट, द नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एंटायर एक्यूमुलेशन ऑफ द बायोमास, ईयरली जो बायोमास जमा होता है वही तो नेट प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट इफ देयर इज अ लॉस इन द बायोडाइवर्सिटी, अगर बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज का जो नंबर है, कंपोजिशन, स्पीसीज रिचनेस अगर कम होता चला गया, तो डेफिनेटली बेटा एवरी ईयर, हर ईयर बेटा जो भी हम लोग बायोमास कैलकुलेट करेंगे, जो भी बेटा नेट प्रोडक्टिविटी रेट आएगा एवरी ईयर का, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखेंगे। क्लियर? देयर मस्ट बी मोर वेरिएबिलिटी। एक स्टेबल इकोसिस्टम, इसका सीधा स्टेटमेंट क्या बता, a stable ecosystem having the highest specific species richness, ठीक है। स्टेबल है मतलब उसका प्रोडक्टिविटी रेट बेटा स्टेबल है, जिसका प्रोडक्टिविटी रेट बेटा बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, इसका मतलब बेटा वो इकोसिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। How you can understand a stable ecosystem? It must show the proper productivity, proper decomposition, proper nutrient cycling, और है ना, ये चीजें जो वो शो करेगा बेटा, जिसमें बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर है, जिसका स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। जिसका बेटा स्पीसीज रिचनेस लॉस हो गया, उसमें जो नेट प्रोडक्टिविटी जो होती है बेटा, उसका वेरिएशन बहुत आएगा, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बेटा। यही टिलमैन का कंसेप्ट है। आर यू क्लियर? ओके, तो ये जितने कंसेप्ट मैंने अभी बोले हैं बेटा, वो थोड़ा ध्यान से बुक्स पे आप लोग पढ़ सकते हो, आराम से बेटा चीजों को पढ़ो, ठीक है। 12 क्वेश्चंस मतलब बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है बेटा। 4 टॉपिक है इकोलॉजी के, है ना, 12 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं, और 12 into 4 करते हैं, 10 भी पूछे गए तो बेटा 40 मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सो वेरी केयरफुली ये 4 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक, वो बेटा थोड़ा देख के जरूर जाना एग्जामिनेशन के पहले, ठीक है। वैसे भी अभी एग्जामिनेशन बहुत पास में है। ओके, तो
बेटा मैं कुछ चीजें यहाँ पे, जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉज्ड बाय द विल्सन, शायद ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ये टर्म किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने बेटा ये टर्म दिया है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हमको बेटा ये दो तीन चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक को हम लोग कहते हैं बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरा होता है बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी चीज है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो डेटा के हिसाब से, मतलब डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं जीन पूल की, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी की, जिसको आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो। ठीक है, जितने ज्यादा बेटा उसके जीन पूल में जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलील है, मतलब हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं द स्मॉल द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रेटर इज द चांस ऑफ व्हाट इट्स ड्रिफ्ट। ठीक है, उसका ड्रिफ्ट होने का चांसेस बेटा बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द सेवल राइट इफेक्ट। ठीक है, सो एनीवे जो भी बेटा इकोसिस्टम स्टेबल है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उसमें बेटा हर जीन के एलील्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। 50,000 varieties of the rice and 1,000 varieties of the mangoes। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कि इंडिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी प्लांट स्पीसीज की आपको वैरायटीज देखने को मिलती है, एंड सिंपल आंसर इज राइस। ठीक है, राइस की बेटा सबसे ज्यादा वैरायटीज हमको देखने को मिलती है। ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट जो बुक में ही है, एनसीईआरटी में, वही पढ़ के जाना है। ठीक है, 50,000 वैरायटीज बेटा आप लोग इमेजिन करो, है ना, बहुत बड़ी बात होती है 50,000। ओके, नाउ व्हेन वी कॉल, ठीक है, व्हेन वी से अबाउट द स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो बेटा उसमें दो चीजें हमको याद रखनी है। एक तो जिसे हम लोग कहते हैं बेटा स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, व्हाट इज दिस, और दूसरा होता है बेटा स्पीसीज इवननेस। ठीक है, स्पीसीज इवननेस, इवननेस क्या है और रिचनेस क्या है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस, इट्स वेरी सिंपल दैट व्हाट इफ द नंबर ऑफ द स्पीसीज पर यूनिट एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, दैट इज वेरी सिंपल। किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, वो बेटा स्पीसीज रिचनेस होता है। बहुत सिंपल, आप लोग डेजर्ट में जाओगे, डेजर्ट एरिया में जाओगे, 1 स्क्वायर फीट एरिया ले लो बेटा, आपको एक कैक्टस का प्लांट मिलेगा। ठीक है, एक आध स्कॉर्पियन घूमते फिर रहेगा, फिरता हुआ, है ना, और दो चार ऐसे, है ना, इंसेक्ट्स वहां के वो घूमते हुए दिखाई देंगे, उतना उससे ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं, वहां की स्पीसीज रिचनेस बहुत कम है। बट इफ यू टेक 1 स्क्वायर फीट एरिया नियर टू द रिवर स्ट्रीम, ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। इतने छोटे से एरिया में बेटा आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो which one has the more species richness? Definitely the area which is near side of the river. Okay, डेजर्ट से ज्यादा वहां पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगा। बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, स्पीसीज इवननेस। ठीक है, राइट डाउन, इसको लिखते हैं। स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये, ठीक है, relative abundance with which each species is represented, relative abundance with which each species is represented in an area, किसी भी एरिया में। अब इसको समझना बहुत ही आसान है, आसान कंसेप्ट है, क्या इजी ने इसे देख लो। मैं अगर कहता हूं ये एरिया हम लोगों ने लिया है, ठीक है, इस एरिया में अगर हम कहते हैं कि देयर आर 100 एलिफेंट, ठीक है, and I will say that there are 500 rabbits are present. Okay, now अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से पढ़ता हूं तो शायद मुझे समझ में आता है। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव है, किसका अबंडेंस आपको ज्यादा दिखाई देता है, रैबिट का, relative to the elephant. If I will say there are only 75 tiger, so now
द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द एलिफेंट इज ग्रेटर देन द टाइगर। ये सिंपल है। स्पीसीज रिचनेस नहीं है क्या? स्पीसीज रिचनेस है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन दैट यूनिट एरिया इज द स्पीसीज रिचनेस। बट स्पीसीज रिचनेस है मतलब अगर 10 प्रकार के उसमें स्पीसीज है तो एवरी स्पीसीज का बेटा रिलेटिव अबंडेंस तो वेरी करेगा। बात को समझो, ये सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो बेटा ये रिलेटिव अबंडेंस वाला जो कंसेप्ट है शायद आप समझ चुके हैं, with which each species is represented in an area। किसी भी स्पीसीज को हम लोग उस एरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमें सिंपल ये बात बोलनी है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा अबंडेंस किसका मिलता है? रैबिट का। आप सीधा बोलोगे ना, ठीक है, क्योंकि मैंने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द एंटायर फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट द एंटायर फॉरेस्ट। एक यूनिट एरिया में अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो फॉरेस्ट में भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से बेटा हमें रिलेटिव अबंडेंस का कांसेप्ट समझ में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे लिखा है बेटा कि द वेस्टर्न घाट्स हैव द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट्स। ये रिलेटिव अबंडेंस है। रिलेटिव अबंडेंस है मतलब अब मैंने रिलेटिव अबंडेंस का कांसेप्ट इस एग्जांपल से अलग तरह से लिया। I will consider the western Ghats, I will consider the eastern Ghats. Now I will say that कि इसमें जितने amphibians है उनका नंबर बेटा 1000 है और इसमें जितना amphibians है बेटा उनका नंबर बेटा 500 है। Now I will say that the species abundance, relative abundance of the amphibians। मैंने पहले relative abundance बेटा आपको यहाँ पे बताया in a unit area, एक ही एरिया में दो स्पीसीज के बीच में। अब ये दूसरा स्पीसीज अबंडेंस है जो एग्जांपल से उन्होंने बताया है, और वो है बेटा दो अलग एरिया में एक ही स्पीसीज का रिलेटिव अबंडेंस है। बात बहुत क्लियर है, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ना? तो सीधा सा बात है बेटा, वेस्टर्न घाट्स हैव द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द एम्फीबियंस एज कंपेयर्ड टू द एम्फीबियंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न घाट्स। ये बिल्कुल रिलेटिव अबंडेंस हमको क्लियरली समझ में आना चाहिए। दैट इज द इजी थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जब हम लोग जानते हैं बेटा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द स्पीसीज डाइवर्सिटी। सिंपल है, ठीक है। देन इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन एनी अदर्स, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री ऐसा लिखा हुआ है। मतलब आप सीधा हिसाब अगर लगा लेते हो कि इफ आई विल गो टू द मादागास्कर आइलैंड, मादागास्कर आइलैंड है छोटा सा, आप लोगों ने शायद उसका एनिमेशन भी देखा होगा, वीडियो मूवी, ठीक है। तो एक्चुअली वो छोटा सा आइलैंड बेटा उसमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है विच इज ग्रेटर देन व्हाट द, वहां का इकोसिस्टम बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी शो कर रहा है एज कंपेयर टू द इंडियाज, है ना। अब बेटा हम लोग यूरोपियन कंट्रीज में अगर चले जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, जो भी एरिया हमको दिखाई देता है वहां की डाइवर्सिटी से बेटा इंडियन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सो बाय एरिया वाइज एक एरिया से दूसरे एरिया का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो डाइवर्सिटी है बेटा वो वेरी करता है। नाउ आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अ सिंगल स्पीसीज, थोड़ा ध्यान से, अगर इफ आई कंसीडर द वेरिएशन ऑफ द रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो बेटा ये है स्पीसीज इवननेस। अगर मैं बेटा सारे स्पीसीज कितने भी है, जितने भी एक एरिया में, उनके बीच में अगर वेरिएबिलिटी देखता हूं तो हो जाता है बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो वहां की बेटा इकोलॉजी जो है, वहां का इकोसिस्टम ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज शो कर रहा है, ठीक है। और ये ecological diversity is actually dependent upon what the species richness of that area. That is the point very clearly we have to understand, okay। now इस चैप्टर में से बेटा सबसे मुश्किल जो चीज आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। मैंने उस दिन आपको बोला था कि बेटा जो भी पेज है उसमें जो डायग्राम दिया गया है इंसेक्ट्स का, देन फंगस के लिए, और जो डेटा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि देयर आर मोर देन 70% ऑफ द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, ठीक है। IUCN जो है, ठीक है, उसने ये सारे नंबर दिए गए। 70% ऑफ द एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, 70% एनिमल्स आर इंसेक्ट्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साउंड डाइवर्सिटी जो है, मतलब नॉन स्पीसीज, अननोन स्पीसीज कितना नंबर दिया गया बेटा, 7 मिलियन।
अननोन, मतलब अभी तक हम लोगों ने उन्हें फाइंड आउट नहीं किया है। तो साइंटिफिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द अननोन स्पीसीज इज 7 मिलियन। ठीक है, साइंटिफिकली कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द अननोन स्पीसीज इज 7 मिलियन। मतलब अभी भी हम लोग सिर्फ अगर हमने 1.7 मिलियन इतने अगर ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए हैं तो बेटा वी हैव टू रीच अप टुवर्ड द 7 मिलियन। ठीक है, यहाँ तक हमारी डाइवर्सिटी हमें समझाती है कि यस हमने किस तरह से उसे कैलकुलेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिलेटिवली व्हेन आई कंसीडर, जब मैं कंसीडर करता हूँ कि एक किसी भी एनिमल, पूरे एनिमल्स को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी बेटा मुझे फंगस की दिखाई देती है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स की दिखाई देती है। ठीक है, इफ आई कंसीडर द प्लांट्स, मतलब जो भी प्लांट्स का जो उन्होंने चार्ट जो बनाया है उसमें अगर बेटा मैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखता हूँ तो मुझे फंगस की नजर आती है, ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक है, सो वी कंसीडर हियर दैट द प्लांट किंगडम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द टू किंगडम सिस्टम। वेरी क्लियर। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा, जिनका जितने भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है इंसेक्ट्स की और फंगस की, उनके हिसाब से ठीक है एक कैलकुलेशन किया गया और उसके हिसाब से बेटा 7 मिलियन इतना नंबर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बताया गया है। नाउ ठीक है, ये जो चार्ट है उसके बारे में एक सिंपल सा पॉइंट बेटा आप लोग याद रखना। ठीक है, ये जो एस्टिमेट है 7 मिलियन, इट डू नॉट इंक्लूड द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगर आप लोगों ने गूगल सर्च पे जाकर के बोला कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोट्स, तो आप बिल्कुल आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएगी। ठीक है, नंबर ही नहीं काउंट पड़ेगा जितने जीरो होंगे। ठीक है, आप लोग देखते बैठो। श्योर, इट एक्सक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक सेल्स, you have to remember, ये important है बेटा, it excludes the prokaryotic cell। ठीक है, ये prokaryotic cell जो है बेटा उसको exclude करता है। That is the simple thing we have to remember। Very clear? Okay? Now, ऐसा क्यों है? Why? आपको शायद question आएगा नीट में कि why we are not considering the prokaryotic cell? So there are the reasons। क्या क्या reasons है बेटा? पहला रीजन लिख लो। ठीक है, why we are not considering that estimate the 7 million। ठीक है, ठीक है, the conventional taxonomy cannot identify all the microbes। मतलब हमारे पास अभी जो टेक्निक्स है उसके हिसाब से बेटा हम लोग all the microbes को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये पहला, this is the first reason why we are not including। second reason क्या है बेटा? ठीक है, सेकेंड रीजन है कि many of the species of the bacteria cannot be cultured in lab। उनको बेटा हम लोग लैब में कल्चर नहीं कर पाते, तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे? जब तक हमें वो हाथ में आए, कल्चर हो जाए तो ही बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे न्यूट्रिएंट मीडिया डिस्कवर करने पड़ेंगे जिनके ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो हो। ठीक है, सो वी कैन नॉट कल्चर देम। नेक्स्ट थिंग, जो डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस है, मॉलिक्यूलर जो टेक्निक्स है, टैक्सोनॉमिक टेक्निक से तो हम पता ही नहीं लगा सकते, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस से। व्हेन वी स्टडी देम ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, वी गेट दैट, वी एस्टिमेट दैट देयर नंबर इज ह्यूज। ठीक है, उनका नंबर जो है इतना ज्यादा आ सकता है कि हम लोग टैक्सोनॉमिकली जो हमने जो डेटा दिया है उसमें उसको फिट नहीं कर सकते। सो थर्ड पॉइंट, biochemical and molecular biology technique would put their diversity into millions। ठीक है, biochemical and molecular biology techniques would put their diversity into millions। मतलब बेटा ये 3 पॉइंट है, इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स को वो जो चार्ट है उसमें फिट नहीं कर पाते। बात क्लियर है? ठीक है, नाउ the next thing that we have to consider about that, there is a lot of data given in your NCERT textbook with respect to the biodiversity in India। इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। तो आप ये चीज जरूर याद रखना कि in India has only 2.4% of the land area of the world। It has 8.1% of the global species diversity। आप समझो
कितनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में है। मतलब एज कंपेयर टू वर्ल्ड हमारे पास सिर्फ बेटा 2.1% इतना लैंड है वर्ल्ड के हिसाब से, और बेटा बायोडाइवर्सिटी उतने एरिया में वर्ल्ड के कंपैरिजन में 8.1% है। सो इतने कम एरिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी बेटा आपको देखने को मिलती है, सो दैट इट इज वेरी हायर। ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी जो बहुत ज्यादा है, ठीक, दैट इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली। ठीक है, द नेक्स्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, that patterns of the biodiversity. Patterns of biodiversity. डेफिनेटली बेटा अगर मैं यहाँ पे अगर अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के हिसाब से बेटा अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ की है, तो दिस इज एन इक्वेटर। ठीक है, नाउ When I move away from the equator, अगर बेटा इक्वेटर से मैं इस मूव करता हूँ away from the equator, and again here on the both the poles, north and south pole की तरफ अगर मैं मूवमेंट करता हूँ, so what I am understanding is the latitude. जिसको मैं समझ रहा हूँ बेटा उसे मैं कहता हूँ latitude. ठीक है, and this latitude gives us the biodiversity. Now see, जितना पोर्शन बेटा इक्वेटर के बिल्कुल क्लोज है, दिस एरिया एक्चुअली हैव द ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल मतलब है ना गर्म ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर एरिया है। नाउ इफ आई विल कंसीडर द एरिया विच इज नेक्स्ट टू दिस एरिया, दिस इज व्हाट द टेम्परेट वन। ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है। ठीक है, नाउ जो बेटा बिल्कुल पोलर रीजन के पास में आता है, ऐसे एरियाज को बेटा मैं एल्पाइन कंसीडर करता हूं अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। दैट मींस इफ यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ओके, यू विल अप्रोचिंग द मोर कोल्डर रीजन, दैट्स इट, सिंपल है। नाउ पॉइंट ध्यान से सुनना, मोर द टेम्परेचर मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सब कुछ विच आर नियर टू द इक्वेटर, दे हैव द मोर डाइवर्सिटी, they have the more diversity, biological diversity. Okay, if you move away from the equator, the diversity goes on reducing. That is the point you have to very clearly understand. If I will draw another diagram, ये देखो बेटा, ये suppose ये ocean है, ठीक है, यहाँ पे, और ये थोड़ा सा एरिया बेटा यहाँ लैंड एरिया आ गया, then you are going to the top of the hill, mountain पे चढ़ गए आप लोग. So the distance from the sea surface से बेटा अगर हम लोग ऊपर उठते चले जाते हैं, ठीक है, so that is considered as what the altitude, उसे हम लोग altitude consider करते हैं. ठीक है, so distance away from the equator gives us the latitude, understanding of the latitude, and distance away from the sea surface area, ठीक है, sea surface से जब बेटा हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, so that gives us what the altitude. Okay, now कहीं के भी किसी भी एरिया का बेटा बायोडाइवर्सिटी है ना, वहां का एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, सपोज इक्वेटर से ये एरिया पास है, बट इक्वेटर से जैसे कि हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इक्वेटर से यहाँ पे वो पास है, ठीक है, इधर श्रीलंका के यहाँ से बेटा इक्वेटर जा रहा है. क्लियर? नाउ इफ आई विल कंसीडर हियर दैट कि इस एरिया में ही बेटा जो भी महाराष्ट्र में जितने भी हिली एरियाज है जैसे कि सह्याद्री, although it is present in the tropical area, but बेटा वो ऊपर है, हाइट पे है, इसलिए वहां पे कोल्डर रीजन है. So that gives an extra advantage of creating a biodiversity. That is the point. वहां पे वो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है according to the latitude, but बेटा वो अल्पाइन रीजन में आ रहा है according to the altitude. So it gives a different area for increasing the species richness. That is the thing we have to understand. So whatever may be the pattern you understand, when we call about what the stratification and when we call about the zonation, ये दोनों चीजों के बारे में जब हम लोग समझते हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने आपके MS CET के लिए बेटा बोर्ड के टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, तो ये क्यों क्रिएट होते हैं? ड्यू टू दिस लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. ओके,
सो व्हेन आई चेंज द पोजीशन, है ना, एक जगह बेटा हम लोग पुणे की बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, मुंबई की बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, लखनऊ की देखेंगे और न्यूयॉर्क देखेंगे. इफ आई विल टैली दैट, आई विल कंसिडरिंग व्हाट, जोनेशन. मैं जोनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम कंसिडरिंग अबाउट द जोनेशन. बट इफ आई एम ओनली कंसिडरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द मुंबई, if I am only considering the diversity of Mumbai, but ठीक है, the lower level of the Mumbai and then I am increasing the height, trees का नीचे लेवल बेटा, उसके ऊपर का लेवल, उसके ऊपर का लेवल, एक ही जगह पे at the same place हम लोग altitude से variation अगर देख रहे हैं तो I am considering the stratification. That is the simple thing we have to understand. Clear? Zone बदला मतलब place बदल गया, ठीक है. मैं पुणे में हूँ तो अलग बायोडाइवर्सिटी है, मुंबई में अलग डाइवर्सिटी है ना, और बेटा कोलंबो में अलग डाइवर्सिटी. दैट इज बाय द जोन देयर इज अ डिफरेंट डाइवर्सिटी, सो इट इज अ जोनेशन. ठीक है, मैंने एक ही जगह पे देखा और बेटा एल्टीट्यूड को मैं चेक कर रहा हूँ तो दैट इज, उससे डाइवर्सिटी चेंज होती है. विद द हाइट इट इज चेंजिंग, सो दैट इज व्हाट द स्ट्रेटिफिकेशन. बात बहुत सिंपल है, मतलब वहां का कंसेप्ट और यहाँ का कंसेप्ट बेटा दोनों मिला करके मैंने बताया है. नाउ रिमेंबर हियर दैट हम लोग पहला पॉइंट तो जिसको देख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स. ठीक है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट मैंने पहले ही बताया है बेटा. स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, यही हमें याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, The tropic harbor more species than temperate and polar region. तो ये बेटा इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. तो सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती है. ठीक है, वहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं. न्यूयॉर्क एंड देन ग्रीनलैंड हैज 56 स्पीसीज एंड इंडिया हैज 1200 स्पीसीज लाइक दैट. ओके, सो दैट इज द थिंग. ये सारा डेटा है, आप लोग एक बार कंसेप्ट समझ लो तो डेटा रटना आपका कार्यक्रम है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग बेटा, वेरिएशन ऑफ अ स्पीसीज विद द लैटिट्यूड जो आ रहा है वो हमने पढ़ा. देन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. क्लियर? इसको मिटाते बेटा और इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है. ठीक है. स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मुझे लगता है इस चैप्टर का ये सबसे टफ पोर्शन है. ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ है विद स्लोप, ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, देखो मैंने एक इतना एरिया लिया बेटा, छोटा सा एरिया लिया. यहाँ पे यहाँ की जो स्पीसीज रिचनेस है, मैंने एरिया छोटा सा लिया है, वहां का स्पीसीज रिचनेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में बेटा सेकंड एरिया हम लोगों ने लिया, मतलब मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया. सो डेफिनेटली द स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस. अगेन आई विल इंक्रीज द एरिया, मैंने और बढ़ाया. व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एरिया, द स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज. ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ा बेटा. और भी अगर मैंने बड़ा एरिया लिया तो बेटा स्पीसीज रिचनेस, क्योंकि यहाँ के स्पीसीज सारे स्पीसीज ऐड होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज आर इंक्रीजिंग. बट आप अर्थ से बड़ा एरिया नहीं ले सकते. ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग इंक्रीजिंग द एरिया, ओके, स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजिंग. अगर मैंने इस तरह से इसको, ये एक छोटा सा प्लॉट लिया है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने किया, कंसीडर किया बेटा y एक्सिस पे एरिया, और यहाँ पे बेटा अगर मैंने कंसीडर कर लिया बेटा स्पीसीज रिचनेस ऑन द x एक्सिस, वेरी सिंपली आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्पीसीज रिचनेस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो. तो बेटा वो y के यहाँ पे एरिया ये हमने कंसीडर किया है. तो अगर हमें कहे तो ये इतना एरिया जो है मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और यहाँ कहीं तो भी हम लोग कंसीडर करते हैं कि समवेयर हियर आई विल गेट स्टार्टिंग पॉइंट. और जब बेटा मुझे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ जब मैंने एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ा, एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ा, एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ा. बट इट हैज सम लिमिट. You cannot increase beyond the 7 million species. You cannot increase if you consider the only known species. You cannot increase beyond the 1.7 million. Okay? So one time it will give, है ना, अब आप एरिया कितना भी बढ़ाओ स्पीसीज रिचनेस नहीं बढ़ेगा. That's why it gives an hyperbola. ठीक है,
इसको बेटा उन्होंने हाइपरबोला कंसीडर किया है, रिमेंबर इट। ठीक, हम लोग उस पे ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, हमारा टाइम लिमिट है। हम लोग यहाँ पे सीधा सवाल, बेटा मुझे एक कर्व मिला है, उसको मैंने हाइपरबोला कहा है। नाउ दिस कर्व, ये जो कर्व हमको मिला है किसके बीच में मिला है बेटा? किसके बीच में मिला है? एरिया एंड द स्पीसीज रिचनेस। मतलब क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? द स्पीसीज रिचनेस। यही वो चीज, वो कर्व बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर एरिया बदलता है, चेंज होता है, तो बेटा स्पीसीज रिचनेस चेंज होता है, बट देयर इज अ लिमिट। एक बार ऐसा एरिया आ जाएगा बेटा, आप कितना भी एरिया बढ़ाओ वो रुक गया। सो इट गिव्स एन कर्व। ये जो कर्व है बेटा, इस कर्व को उन्होंने इस तरह से इंडिकेट किया है, s इज इक्वल टू सी ए रेस टू द पावर z। ठीक है, मतलब स्पीसीज एरिया कितना, मतलब स्पीसीज रिचनेस कितना इंक्रीज हो रहा है जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया आपने कहां से शुरू किया था? यहां से। सो इट इज ऑन द y एक्सिस, जहां पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है उसको। ठीक है, तो c इज द y इंटरसेप्ट, वेरी श्योर। और वहां से बेटा यहां आप लोग समझना है s इज इक्वल टू सी ए रेस टू द पावर z, इतना उन्होंने बताया है। सो व्हाट इज द c? उन्होंने c क्या दिया है, इसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, डायरेक्टली बेटा c इज द y इंटरसेप्ट, a इज द एरिया, s इज द स्पीसीज रिचनेस, और z क्या है? z वो है बेटा कि एरिया और स्पीसीज रिचनेस के बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है, जो कांस्टेंट आ रहा है, जिसे मैं एज ए रिग्रेशन कोएफिशिएंट से निकालता हूं। इट इज एन कोएफिशिएंट वैल्यू। ठीक है, मतलब जितना एरिया आप लोग बढ़ाते हो, जितने रेट से एरिया आप लोग बढ़ाते हो, उतने रेट से बेटा सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, जो वेरिएबल नंबर आ रहा है, दैट वेरिएबल नंबर इज काउंटेड एज ए z। ठीक है, उसको बेटा हम लोगों ने z कंसीडर किया है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट द s इज इक्वल टू ca प्लस ca रेस टू द पावर z। नाउ ये जो है बुक में, इसको एज ए स्केल, ऑन द लॉग स्केल इट गिव्स ए लीनियर कर्व, इट इज अ स्लोप। ठीक है, और बेटा लीनियर के लिए आप लोग यूज करते हो शायद, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही चीज उन्होंने यूज की है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये जो लॉग स्केल के ऊपर जो उन्होंने दिया गया है, इफ आई विल, ये जो s है, s का अगर मैं लॉग लेता हूं तो मेरे लिए हो जाता है बेटा log s इज इक्वल टू, बोलो, log c प्लस व्हाट? द log a। अब ये यहाँ z था, उसको आउट निकाल दिया, z log a। क्लियर? सो दैट इज द थिंग। यही बेटा स्लोप उन्होंने दिया हुआ है, log s प्लस log c प्लस z log a। नाउ व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट, कितना रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, मतलब बेटा उसमें वेरिएशन कितने तेजी से बढ़ रहा है या घट रहा है, मुझे वो कांस्टेंट पता लगाना है। तो डेफिनेटली मेरे लिए बेटा z इज इक्वल टू log s माइनस log c डिवाइडेड बाय द log a, ये हो जाता है। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द z, मुझे z की वैल्यू मिलेगी बेटा, एंड द z वैल्यू ऑफ द z रिप्रेजेंट द स्पीसीज रिचनेस ऑफ दैट एरिया। बहुत सिंपल, वैल्यू ऑफ द z रिप्रेजेंट द स्पीसीज रिचनेस ऑफ दैट एरिया। उस एरिया का बेटा स्पीसीज रिचनेस वो इंडिकेट करता है। नाउ किसी भी स्मॉलर पॉपुलेशन के लिए, अगर हम लोग स्मॉलर पॉपुलेशंस कंसीडर करते हैं, तो साइंटिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट द वैल्यू ऑफ द z शुड बी 0.1 to 0.2। किसी भी नॉर्मल एरिया जो होता है, उसमें जितना एरिया बढ़ाओगे उतना स्पीसीज रिचनेस बढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस कितना आता है बेटा, कितने वेरिएबल से वो बढ़ता है, घटता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द 0.1 to 0.2। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ z डिटरमाइन द स्लोप, ये जो है, ठीक है, जो लॉग स्केल के ऊपर है बेटा, वैल्यू ऑफ z डिटरमाइन द स्लोप, ये उन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है।
दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, और वे नीट वाला आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछेगा बेटा अगर z की वैल्यू 0.6 है तो, अगर बेटा z की वैल्यू 1.2 है तो, अगर बेटा z की वैल्यू 1.15 है तो क्या, ठीक है, z की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते चले जाते हो दैट मीन्स द स्लोप विल बिकम मोर एंड मोर स्टीपर, ठीक है, मोर स्टीपर द स्लोप ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द z, ठीक है, यही 100% आपके माइंड में होना चाहिए। जितना बेटा z की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना बेटा जो स्लोप होता है वो स्टीप होता चला जाएगा, वो उतना बेटा सीधा होता चला जाएगा, है ना, वो उतना सीधा होगा बेटा, श्योर है, ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द लार्जर एरिया, ये भी लिखा हुआ है, ये जितना भी है बेटा ये स्मॉलर एरिया के लिए ठीक है, बट इफ यू गो एंड इंक्रीज द लार्ज एरिया, इफ यू कंसीडर द लार्ज एरिया, और लार्ज एरिया से अगर आप लोग शुरू करते हो तो बेटा मुझे ये स्लोप वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इट इज नॉट ट्रू फॉर द लार्जर एरिया, लार्जर एरिया के लिए बेटा ये ट्रू नहीं है, इट इज ट्रू फॉर द स्मॉलर एरिया। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर एरिया एंड गो टू द लार्जर एरिया इट विल हैपन, बट इफ यू कंसिडर डायरेक्टली द लार्जर एरिया हाउ इट विल हैपन, क्योंकि लार्जर एरिया के लिए बेटा पहले ही वो स्टेबल आ चुका है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो बेटा सीधा ये क्या कर्व लाएगा, ये तो बिल्कुल स्टीपर स्लोप लाएगा, है ना, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ वो ये कह रहा है बाद में, ठीक है, वो ये कह रहा है कि स्टीपर द स्लोप, आपको इतना ही पूछेंगे बेटा, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, आपको इतना पूछेंगे स्टीपर द स्लोप, जितना स्लोप स्टीपर है उतनी बेटा z की वैल्यू ज्यादा है, जितनी z की वैल्यू ज्यादा है उतना बेटा स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। देखो एक स्टेटमेंट है, मोर द वैल्यू ऑफ द z मोर द स्पीसीज रिचनेस, बहुत बड़ा एरिया मतलब बहुत बड़ा स्पीसीज रिचनेस है पहले से, अब क्या स्पीसीज रिचनेस आएगा, तो मोर द स्टीपर द स्लोप, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट, इसको z को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, z इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है उतने ही रेट से उस, है ना, कितने वेरिएबल से बेटा उसका स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो रहा है, वो जो कांस्टेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और बेटा हर पॉइंट पे वो जो वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी वो वेरी करेगी, इसको हम लोगों ने बेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट से निकाला है, ठीक है। एनीवे दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, सो हियर आर सम एग्जांपल्स, ecologists have founded that z value range between 0.1 and 0.2 irrespective of the taxonomic group or the region, आप कोई भी रीजन ले लो, छोटा रीजन है, आप कोई भी रीजन ले लो, आप कोई भी ग्रुप ऑफ टैक्सॉन ले लो, बेटा वैल्यू जो आएगी z की वो 0.1 to 0.2 के बीच में होनी चाहिए, क्लियर है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से याद रखना, इन वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, अगर कॉन्टिनेंट जैसा बड़ा एरिया आप लोगों ने लिया तो z वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0.6 एंड 1.2 विच इज वेरी ग्रेट, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है, तो z वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगा, और ज्यादा z वैल्यू का मतलब ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होता है, दैट्स इट, ठीक है, बहुत बार रिपीट कर दिया बेटा, यही कंसेप्ट आपको इतना ही 100% याद रखना है कि ज्यादा स्टीपर स्लोप मतलब ज्यादा z वैल्यू मतलब ज्यादा स्पीसीज रिचनेस, इतना भी अगर आपको प्रॉपर क्लिक हो गया है दैट इज इनफ, ठीक है। सो आगे चलते हैं, इसको बेटा हम लोग आगे ले जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम, ये वाली चीजें अब बेटा कुछ नहीं है, इकोलॉजी का एक ही रूल है बेटा, 12 क्वेश्चंस नो ओवरथिंकिंग, ठीक है, एक भी क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचना, डेटा रट के जाओ, उतार के आओ,
ठीक है, अब आप अगर यहीं पे अटके रहोगे सर ये हाइपरबोला क्यों है, पैराबोला क्यों नहीं है, हो गया। ठीक है, तो लगाते रहो दिमाग पे, मतलब ज्यादा सोचो मत, एग्जाम के बाद में बैठ करके कैलकुलेट करते बैठना कि हाइपरबोला क्यों है। ठीक है, सो बट रिमेम्बर कि ये हाइपरबोला है, जो बोला है वही सोई बोला है। ठीक है, हाइपरबोला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी के पॉइंट लिख लो, कौन कौन से स्टेबल कम्युनिटी में क्या क्या पॉइंट होते हैं। It shall not show too much of variation. It shall not show too much of variation in the year-to-year productivity. अभी समझ में आ गया ना वो टिलमैन का कंसेप्ट। टिलमैन का कंसेप्ट क्या है, वो कहता है कि अगर कहीं पे भी अगर डाइवर्सिटी गड़बड़ हो गई, इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है, तो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी वेरिएशन ज्यादा होता है। ठीक है, ये उसका उल्टा है, अगर स्पीसीज स्टेबल है, मतलब सॉरी इकोसिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब वहां पे ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस नहीं दिखेंगे। इस साल 1000 किलो कैलोरीज बायोमास डिपॉजिट हुआ, अगले साल सिर्फ 500 किलो कैलोरीज डिपॉजिट हुआ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, बहुत कुछ भ्रष्टाचार हुआ है पक्का। अगर बेटा वेरिएशन नहीं है, इस बार भी 1000 किलो कैलोरीज, अगले साल भी बेटा 999 किलो कैलोरीज आया, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं, तो सब प्रॉपर है। ठीक है, अच्छे दिन जरूर आ गए, यही समझ लो पक्का। तो दैट इज द पॉइंट, मतलब देखो यहाँ पे एक्चुअली ये 3 पॉइंट है अच्छे दिन के, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो यही है। सेकेंड, इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे समझाओ क्या मतलब है इसका। इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और, ये वर्ड देखो RESILIENT, रेजिलेंट टू सीजनल डिस्टर्बेंसेस। सीजनल डिस्टर्बेंसेस बताओ, मतलब इकोसिस्टम जो है रेजिस्टेंट तो कर ही रहा है, रेजिलेंट भी है, मतलब क्या। रेजिस्टेंट है मतलब जो भी बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, जो भी होगा वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इकोसिस्टम जो है अपने आप को, देखो रेजिस्टेंट मतलब वो अपने आप को बिल्कुल बदलने नहीं देगा, थोड़ा ध्यान से समझना, वो अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं होने देगा, कांस्टेंट रखेगा, चाहे बाहर कुछ हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, आप कितना भी बढ़िया जोक मारो वो हंसेंगे नहीं, उनके चेहरे पे स्माइली चिपकाना पड़ता है, तब लगता है कि हाँ हंस रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल बाहर से ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और दूसरे कुछ लोग होते हैं बेटा, है ना, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा भी चेंज हो गया है, टेम्परेचर चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो वो अपने आप को तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। तो इकोसिस्टम में दोनों पॉसिबिलिटीज है, वो कांस्टेंट है, टिका हुआ है, रेजिस्टेंट शो करता है। ठीक है, ओटस का बस नहीं होगा। और दूसरा रेजिलेंट भी है, वो चेंज हो रहा है ना, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए ये भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। तो दोनों चीजें बेटा वो एक साथ निभाने की कोशिश करेगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखो, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू द एलियन स्पीसीज। ठीक है, जो एलियन स्पीसीज होते हैं, एलियन स्पीसीज मतलब मंगल ग्रह से आए हुए नहीं, ठीक है, अभी तक वहां स्पीसीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ठीक, एलियन स्पीसीज का मतलब होता है कि बेटा कोई भी, सपोज इंडिया का इकोसिस्टम है, तो अगर अमेरिका का प्लांट आकर के वहां पे दंगा मस्ती कर रहा है, तब भी इसने डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, ये अपना प्रॉपर खड़ा है, बिल्कुल सही है, तेरी बात सही है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। ये 3 पॉइंट बेटा थोड़ा ध्यान से, पॉइंट बड़े सिंपल लगते हैं, पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है, जब क्वेश्चन आता है बेटा, सॉरी इकोलॉजी का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, हम लोग रॉन्ग आंसर देके आते हैं उसको। ठीक है, हमें आदत है ज्यादा सोचने पक्का। चलो थोड़ा सा ध्यान से बेटा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
ये लिखो कि जो टिलमैन था, टिलमैन का इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? द प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। यही मैंने बोला आपको, टिलमैन यही बताता है, द प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास। है ना? मतलब क्या कि वो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है अगर वेरिएशन ज्यादा दिखा रहा है तो। इसका सिंपल स्टेटमेंट दूसरा लिख के रखो, क्योंकि ये बुक में समझ में आता नहीं है, तो लिखो प्लॉट्स विद द इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी शो हायर प्रोडक्टिविटी। ये सिंपल स्टेटमेंट है उसका, कॉन्ट्राडिक्टरी उसका है बट सिंपल स्टेटमेंट है जो आपको उसका मीनिंग समझाएगा। बोलता है कि प्लॉट्स विद द इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी शोड हायर प्रोडक्टिविटी। जितना बेटा डाइवर्सिटी बढ़ेगी उतना बेटा प्रोडक्टिविटी जो होगा उसका वेरिएशन नहीं दिखाएगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। दैट इज वेरी सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये तो जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको भी पता है क्या क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों ने बहुत ऐसे लिखे होंगे, ईवीएस में प्रोजेक्ट सबमिट किए होंगे, ठीक है? वही याद कर लेना कि आपने क्या क्या इंटरनेट से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है? और न जाने कितने कितने डिफॉरेस्टेड एरियाज के फोटो चिपकाए थे, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। और एक पोल्यूशन वाला, नॉइज पोल्यूशन का तो सबका फेवरेट, ठीक है? पता नहीं क्या क्या चिपका देते हैं। एनीवे, राइट डाउन, पॉइंट लिखना। अभी जो आपको याद रखना है वो है बेटा, मतलब जो पूछा जा सकता है उसको याद रखते हैं। ह्यूमन जो है उसने मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स को खत्म कर दिया है ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड, ठीक है? Humans have caused the extinction of more than 2000 species of the native birds of tropical Pacific island। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। At now 31% जिम्नोस्पर्म, 31% बेटा जिम्नोस्पर्म, जिम्नो, ठीक है? 31% जिम्नोस्पर्म जो है बेटा उनको हम लोगों ने खा चुके हैं, ठीक है? उसके बाद बेटा 32% ऑफ द एम्फीबियंस गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है? 12% बर्ड, ठीक? नेक्स्ट वन, एंड 23% बेटा मैमल्स। तो एक बार मुझे एक स्टूडेंट ने एक आइडिया बताता, सर ये जितने बर्ड्स और मैमल्स ये खत्म नहीं होते थे, बच सकते थे अगर हम एक कंजर्वेशन का आइडिया लगाते। क्या? इन सबको अगर हम लोग पका के खाते तो ये अभी तक जिंदा रहते। लॉजिक है। आप देखो, लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ द चिकन आर ऑलवेज देयर, ऑल्दो एवरी डे पीपल कंज्यूम देम, है ना? सो व्हाई एक्चुअली हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने डायरेक्ट उनको किल नहीं किया है। थोड़ा ध्यान से समझो, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज नॉट अ जोक, इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। हमने उनको डायरेक्ट नहीं खत्म किया है। हमने क्या किया? उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया। हमने उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया। हमने बेटा एक प्लांट खत्म कर दिया, जगह खत्म कर दी, रिसोर्सेस को बेटा रिसोर्स पार्टीशनिंग में हम लोग आ गए और हमसे कंपटीशन में कोई जीत नहीं पाता। ये सब लोग बेटा हार जाते हैं हमसे, ठीक है? बिकॉज वी आर डेंजरस, कंज्यूरिंग फोर, वी आर नॉट कंजर्विंग, वी आर कंज्यूरिंग, दैट इज व्हाट यू नो, सो दे आर लॉस्ट, है ना? तो थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो हमें अब कंजर्विंग बनना है, कंजर्विंग। ये सब कोई बेटा मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग ये सब सीख करके कल से, ठीक है, सारे ये चीजें पका के खाए, ठीक है? तो इनकी डाइवर्सिटी बनी रहे। एनीवे,
बेटा क्या क्या मेन रीजन है कॉजेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस में? आपको सबसे पहला जो है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, यही पूछा जाएगा। हैबिटेट लॉस एंड habitat loss as well as fragmentation. Second one is the over exploitation. Third, alien species invasion. और fourth है बेटा co-extinction. अब ये समझना भी जरूरी है, जैसे कि ये कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज? इन चारों में से आंसर शुड बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। मैंने कहा ना, हमने उनको डायरेक्टली नहीं किल किया है, हमने अपने लिए हम लोगों ने फॉरेस्ट को हटाया, हम लोगों ने लैंड एक्वायर कर लिया, हम लोगों ने डैम्स बना दिए। वी डोंट नो वेयर कौन सी स्पीसीज कहाँ पे रहती है, हमें अंदाजा ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली हमारे हाथ से बेटा बहुत सारे पाप हो गए। ठीक है, तो ये इतने सारे बेटा गायब हो गए। 31% जिम्नोस्पर्म्स। ये तो जिम्नोस्पर्म के बारे में तो बात ही मत करो, इनको साफ करने में तो एंजियोस्पर्म का भी हाथ है, ये माइंड हमेशा रखना। उन्होंने जो फ्रूट के अंदर सीड बनाना शुरू किया, जैसे ही स्मार्टफोन मार्केट में आया बेटा, सैमसंग आया, नोकिया गायब। ठीक है, तो वही काम हुआ है, इवोल्यूशन में यही होता है। मार्केटिंग कमजोर पड़ गई इनकी। ठीक है, इनके पास डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, एंजियोस्पर्म के पास डबल फर्टिलाइजेशन है। उनके सीड में एंडोस्पर्म होता है, वो भी ट्रिप्लॉइड, 3 सीम एक साथ। ठीक है, तो चल गया मोबाइल, ये बंद पड़ गया। ठीक है, 31%। तो बेटा अगर हम टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के बारे में बात करें तो वो भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, एल्गी आज तक उनकी स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म जितना दम लगा ले जमीन पे है, ये सब पानी में रहते हैं। ठीक है, तो यही बेटा हमें समझ में आना चाहिए, कंसेप्चुअली बेटा वेरी क्लियर होना चाहिए हम लोग। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, जैसे कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कवर्ड 14% ऑफ लैंड बट नाउ ओनली 6%। सिर्फ 6% लैंड है बेटा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट। उनको लंग्स कहते हैं प्लैनेट का। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा प्लांट्स है कि वो जो ऑक्सीजन वगैरह जो भी वहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज, उसका जो रेट वहाँ पे है अमेज़न फॉरेस्ट का, वो बहुत ज्यादा है। सो दे आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट। इतने सिंपल बेटा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये तो हैबिटेट लॉस है। अगर ये खत्म हो गया, सपोज आप बेटा अमेज़न फॉरेस्ट को आप लोग हटा दोगे तो डेफिनेटली हैबिटेट वहाँ का गया, तो वहाँ के एनिमल गायब हो जाएंगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम लोग बहुत ज्यादा बेटा पोचिंग करते हैं, ठीक है, किलिंग करते हैं, तो और बहुत ज्यादा हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बेटा, तो वो उनको तो मैं तो क्रोकोडाइल वाले स्किन सही बैग यूज करूंगा। ठीक है, अरे भाई तुझे क्या करना है? ठीक है, क्रोकोडाइल यूज कर, उसके अंदर तू रहे। ठीक है, तो दैट इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर। हम ओवर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू यूज एवरीथिंग। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बेटा हम लोगों ने खो दिए हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेशन के बेटा एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से मैं बोल जा रहा हूँ आपको। ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन के जो भी डेटा आपको बुक में दिया गया है, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। क्लियर? उसको प्रॉपरली बेटा पढ़ के जाओ, बहुत है ना, बिल्कुल आराम से पढ़ के जाना, उसको याद रखना, पढ़ के जाके वहाँ भूलना नहीं है। ठीक है, मतलब याद करके जाओ। ठीक है, सो दैट इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर हियर कि कौन कहाँ से आया है, मतलब किस कहाँ के प्लांट ने कहाँ के एनिमल्स को कहाँ पे खत्म किया, ये सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। रिसेंट एक्सटिंक्शन सबको जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये बेटा जो है QUAGAGA क्वागा ऑफ द अफ्रीका, मतलब ये मैच द कॉलम है जो मैं आपको लिख के दिया है ना। द डोडो बर्ड, ये डोडो जो बर्ड होता है बेटा, ये आता है बेटा मारुति का जहाँ जहाँ जगह है। ठीक है, वही मारुशियस। ठीक है, देन नेक्स्ट वन थैलानिन। ठीक है, ये जो है बेटा ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, एंड देन स्टेलर सी काउ, मुझे लगता है ये रशियन है।
हाँ, ठीक है, ये रशिया है। तो ये जो है बेटा मैच द कॉलम के लिए क्वेश्चन आपके पास रेडी है, इसको बिल्कुल रेडी रखो, है ना, ये याद रखना है। ये एक्सटिंक्ट है, खत्म हो गया है, इनका कोई एग्जिस्टेंस अभी नहीं है, ठीक है। ये अभी भी है बेटा, अफ्रीका, मॉरिशस, नाउ दे आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, याद रखो। ये एक्सटिंक्ट हो गया, ये अभी भी है, ठीक है, तो रिमेंबर इट, है ना। तो ये अभी भी है, ओके। नाउ थोड़ा सा देखते हैं बेटा, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग लिखते हैं। हाउ वी कैन कंजर्व द बायोडायवर्सिटी, हम लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों ने बहुत सारे कायदे बना के रखे हुए हैं और कागजों पे, पेपर पे लिखना और उनकी चर्चा करना बड़ा पसंद है। तो देखते हैं बेटा, एक चीज जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट द को एक्सटिंक्शन, व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट द को एक्सटिंक्शन, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग। जैसे कि हम लोगों को बेटा जो प्लांट किंगडम का चैप्टर शुरू होता है एल्गी वाला, ठीक है, एल्गी का जो पोर्शन वहां पे दिया गया है आपके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, कि some algae are there which only live on the sloth beer, ये है ना 11th के बुक में है। Now imagine the concept that even if there will be no sloth beer, definitely there will be the algae will be extinct। मतलब अगर वो sloth beer extinct हो गया है ना, स्लॉथ बियर अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो डेफिनेटली वो एल्गी भी चला जाएगा, क्योंकि उनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो बहुत ही ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। ऑब्लिगेटरी मतलब दैट एल्गी कैन ओनली सर्वाइव ऑन दैट पोलर बियर, दैट्स इट। तो ये सिंपल समझने वाली बात है बेटा कि अगर वो पोलर बियर सॉरी स्लॉथ बियर अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो साइमल्टेनियसली वो एल्गी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को मैं कहता हूँ बेटा को एक्सटिंक्शन। इफ यू किल वन, ठीक है, द अदर विल आल्सो ऑटोमेटिकली गेट किल्ड। बात क्लियर है, ठीक है। तो वो वैसे ही है, मतलब इवोल्यूशन में ये जो जब भी डायलॉग बोला जाता है कि मैं अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी, ठीक है, बच नहीं पाऊंगा, वो फिल्मी जो डायलॉग है वही बेटा को एक्सटिंक्शन है, ठीक है। तो वो होता है, आप लोग कभी यूज भी करोगे शायद, पर देखो अभी कंजर्वेशन बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना। सो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जो है उसमें दो चीजें बेटा, बहुत से लोग जो होते हैं बिल्कुल नैरो माइंडेड होते हैं, आप उनको बढ़ाए बेटा, बहुत सारे लोग जो होते हैं बेटा नैरो माइंडेड होते हैं, मतलब उनका जो होता है उनको सही में वो माइंड डेड ही होते हैं, ठीक है। तो जो माइंडेड होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन का, कंजर्वेशन आई एम ट्राइंग टू गिव ऑल द पॉइंट जहाँ पे बेटा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जिसको हम लोग कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, टेरिफाइड, ठीक है। सेकेंड वन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो हम लोग बोलेंगे कि व्हाई यू हैव टू कंजर्व द ऑर्गेनिज्म। हम लोग अगर ये बोले कि नहीं हम उनका यूज कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ऑल दिस थिंग्स, मतलब मैं बैग बना सकता हूँ, मैं उनके फीदर्स यूज कर सकता हूँ, मैं अलग अलग उनके ऑर्नामेंट्स बना सकता हूँ। आई वॉन्ट टू कंजर्व द एलिफेंट, वाई? बिकॉज इफ आई विल गेट दैट व्हाट द एलिफेंट डिड, ओके, आई कैन सेल देम, आइवरी कहते हैं उसको, ठीक है। इफ आई विल सेल देम आई विल बिकम रिच, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं बेटा नैरो मेंटेलिटी है। व्हाई वी हैव टू कंजर्व? बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस, इज द नैरो मेंटेलिटी। इसको हम लोग कहते हैं बेटा नैरोली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। ओके, व्हाट इज द ब्रॉड यूटिलिटेरियन कंसेप्ट? इफ आई कंजर्व द स्पीसीज, आई विल कंजर्व द जीन पूल, आई विल, ओके, आई विल कंट्रोल द जेनेटिक एरोजन। जेनेटिक एरोजन मतलब क्या है? एक एक एलील का बेटा नष्ट होना, रिमूव होना, उसको मैं रोकता हूँ, आई विल स्टॉप दैट, ठीक है। I will maintain the entire ecosystem stability. So when I conserve the animals or the plants or flora or fauna or the microbes,
It will be helpful for the entire earth. ठीक है? It is not only useful for the humankind, it is for all. Okay? So जो river popper hypothesis है कि एक को एक species हटा दिया, दूसरा species खत्म कर दिया, तीसरा species, one day the entire biodiversity will collapse and suddenly I will die. The entire humanity also cannot survive without these all species. Okay? तो ये broad mentality है. क्या बेटा? ये broad utilitarian concept है biodiversity conservation का. ठीक है? तो इसलिए इसमें एक मतलब ये जो आता है इसमें वैल्यू आती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं इथिकल. ये भी दिया गया है एनसीईआरटी में एथिकल, है ना? लोग बोलेंगे कि भैया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑन द अर्थ व्हिच आर नॉट यूजलेस. ईच वन हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू इवन इफ इट इज नॉट ऑफ एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस. ये सबसे बड़ा कांसेप्ट है बेटा एथिकल. ठीक है? ध्यान से देखो ब्रॉडली को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब क्या? ध्यान से नैरो यूटिलिटी ये मेरे लिए यूजफुल है. ये बोलता है नहीं, अगर मैं बचा देता हूँ ब्रॉडली यूटिलिटी, मैं कहता हूँ इसको कि जितने भी सर्विसेज है, जो ऑक्सीजन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इसलिए मतलब जो मैंने कहा ना कि रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, बायोडाइवर्सिटी बचेगी तो ह्यूमन काइंड बच जाएगा. फिर भी स्वार्थ है, फिर भी है. अब बेटा इथिकल आती है. इथिकल मतलब हम लोग जो बोलते हैं हमारे इसमें वसुधैव कुटुंबकम, मतलब द एंटायर अर्थ इज अ फैमिली. So no one is benefiting. That is we are conserving them from the heart, not from the brain, not utilitarian. यूज के हिसाब से मैं सोचता नहीं हूँ, मैं एथिकल वे से सोचता हूँ कि नहीं, जितने लोग, जितने ऑर्गेनिज्म, जितने भी स्पीसीज, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे हैव द राइट टू सर्वाइव, दे हैव द राइट टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज. देखो उसका सिलेक्शन हो गया और ठाणे वाली बच्ची चली गई. She got selected. She understood all the points. Clear? बाहर बहुत बरसात हो रही, छाता भी लेके गई है. She will conserve all the microbes under the छाता. Anyway, the ethical thing है बेटा. इतना तो ethics हमें होना चाहिए. अगर बेटा अब लोग और आगे चल जाते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में दो ही पॉइंट है. एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन. क्या बेटा? इन सीटू कंजर्वेशन एज वेल एज व्हाट द एक्स सीटू कंजर्वेशन. अब आप लोग तो जानते हो इन सीटू का मतलब क्या होता है. टाइगर को लो, ठीक है, उसको बेटा उसके एरिया में कंजर्व करके रखो, उसको बाहर मत निकलने दो. संजय गांधी नेशनल पार्क, डोंट बिल्ड अ मेट्रो देयर. ठीक है? दैट इज व्हाट इन सीटू कंजर्वेशन. उनको उनके ही हैबिटेट में बेटा अगर हम कंजर्व करके रखते हैं. क्लियर? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उसे मैं कहता हूं बेटा इन सीटू कंजर्वेशन. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इन सीटू. इन सीटू का मतलब आप जानते हो, इन सीटू, इन देयर ओन हैबिटेट, सीटू. ठीक है? दूसरा होगा बेटा एक्स सीटू. अब एक्स सीटू मतलब क्या है? मैं कंसिडर करूंगा बेटा टिश्यू कल्चर. मैं टिश्यू कल्चर कंसिडर करता हूं. मैं बेटा जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बारे में बात करता हूं. आई विल थिंक अबाउट द जीन बैंक. ठीक है? आई विल स्टोर द स्पेसिमेन इन द लिक्विड नाइट्रोजन. बोलो कितना डिग्री? 196 है ना? है ना? तो ये जो चीजें हम लोग करते हैं, मैंने स्पेसिमेन कलेक्ट किया, या तो बेटा हम लोग ये एक्स सीटू में वो भी आएगा. हाँ, आपका बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ये जो चीजें हैं इनको हम लोग बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन में रखेंगे. क्योंकि इफ आई एम कंजर्विंग अ टाइगर इन ए केज तो उसका वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है. ठीक है? बॉटेनिकल गार्डन बेटा जिंगो बायलोबा, चाइनीज में चाइनीज प्लांट है, नूडल्स खाता है. ठीक है? उसको बेटा वहां से इंडिया में लाया, पूरन पूरी खिला रहे हैं,
बड़ा पाव। अरे एरिया बदल दिया आप लोगों ने, बॉटनिकल गार्डन, तो हम लोग वहां से उठा करके लाए यहाँ पे उसको बड़ा पाव, ले भाई ले भाई। तो बेटा उसका नेचुरल प्लेस थोड़ी है वो, उसको तो चाइनीज मार्शल आर्ट वाला आदमी है, ठीक है। तो जिंगो बायलोबा जैसे प्लांट है बेटा, तो बॉटनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, अगर हम लोग उनको उठा करके लाएंगे और एक सेफ जगह पे रखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो कंजर्व हो जाए, तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं बेटा ex-situ कंजर्वेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ द प्लांट्स सीड, ओवा, एग सेल, स्पर्म सेल, जाइगोट, ऐसी चीजों को अगर मैं जमा करके रखता हूं तो उसको मैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहता हूं। मैक्सिमम लिगेमिट्स और स्पर्म सीड, अगर ये हम कलेक्ट करके रखते हैं तो उसे मैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहता हूं, ठीक है। हाँ, इफ आई विल से दैट इट इज अ जीन बैंक, जीन बैंक का मतलब क्या बेटा, मैंने एक सेल में से उसके मतलब डीएनए को आइसोलेट किया, उसके डीएनए में से बेटा सारे उसके जीन आइसोलेट कर लिए, और ये जीन्स को बेटा मैं ई कोलाई बैक्टीरिया के एक एक जगह पे, एक एक प्लाज्मिड में एक एक जीन को स्टोर करके रखता हूं, दैट इज अ जीन बैंक, जेनेटिक लाइब्रेरी। हर एक ऑर्गेनिज्म के बेटा, सपोज एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है बेटा, और इसका बेटा है ना डीएनए में 100 जीन प्रेजेंट है, 100 जीन, इसका एक टुकड़ा मैंने निकाला, ये एक जीन है, इसको बेटा हम लोगों ने एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और उस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया में डाल दिया, ई कोलाई में, वो हो रहा है मल्टीप्लाई। तो if this bacteria will multiply, the plasmid will multiply. If the plasmid will multiply, the gene will multiply. मतलब इस जीन को मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। Now, I will make the 100 cultures, मतलब ये एक एक जीन मैंने एक एक बैक्टीरिया में जमा करके रखा हुआ है। तो जीन बैंक मेंटेन करके रखना, it is very difficult task, ठीक है, but it is done, किया जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ जीन बैंक, देयर इज अ लिक्विड नाइट्रोजन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा लिक्विड नाइट्रोजन में जमा करके रखने को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द क्रायो प्रिजर्वेशन, बेटा उसे हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजों को हम लोग सेफली बेटा कोल्डर रीजन में रख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि जो लोग माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ने के लिए गए हैं, आज भी बेटा वो वहीं पड़े हुए हैं, दे आर यूज्ड एज अ लैंडमार्क, उनकी बॉडी वहीं है, दिख रही है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज अ लैंडमार्क कि भैया यहाँ पे ये बंदा ऐसे फिसल करके इधर गिरा था, तो यहाँ नहीं जाना है, इसको क्रॉस करके ऊपर चढ़ो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो नेपालीज वगैरह होता है वही के लोकल लोग हैं, उनको पता है कि ये हमारा रिलेटिव, तो उसको उतार करके लाते हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉरेनर भी आते हैं, मजा मजा में चढ़ते हैं, ट्रेकिंग करके, आते ही नहीं ट्रेकिंग से तो वही पड़े पक्का, ठीक। वो भी संभल करके रहना, नहीं तो नीट होते ही आप लोग वहां ना चले जाना, क्या नाम है उसका, क्या इधर बहुत लोग जाते हैं ट्रेकिंग के लिए, हाँ केदारनाथ नहीं है महाराष्ट्र, मासघाट क्या बोलते हैं उसको, माथेरन, माथेरन नहीं, कुछ तो है, छोड़ो, बट इट इज इन द महाराष्ट्र एंड लॉट ऑफ पीपल गो फ्रॉम मुंबई, ठीक है। एनीवे, मैं भी जाने वाला था, ठीक है, इतना अच्छा होता, ये क्लास भी ना होता, ठीक है। सो एनीवे, बट आ गया, देख लो फिर ex-situ कंजर्वेशन है ना। So these are all things we have to remember. This is all about what the ये देखो थोड़ा सा this is the chapter, ये एक चैप्टर है जिसमें बेटा अभी हम लोग कंजर्वेशन के बारे में जब भी इसके बात करते हैं तो मोस्टली आपको बेटा जो लॉ है, कन्वेंशंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना। आप इसको तो हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस चैप्टर का, वो है बेटा कन्वेंशंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। पहला तो है बेटा द अर्थ समिट रियो दी जेनेरो 1992 एंड देन द वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका 2002, ठीक है। इसके बारे में ये रट के मत जाना कि वो कहाँ पे हुआ था या कौन से साल में हुआ था, ये तो याद रखना ही रखना है, बट इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इनके एम क्या थे बेटा, फिर से नोट करो, इनके एम क्या थे, व्हाट वाज द एम ऑफ डूइंग दिस समिट्स।
एम बिल्कुल याद रखना, मतलब सबका एम सेम नहीं है, ठीक है। किसी का एम था बेटा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना, ये एम हो सकता है। सो दीज समिट्स, ये जो समिट्स है बेटा, इनका क्या एम था, ये 100% प्रॉपरली पढ़ के जाना। इसके अलावा मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था कि जनरल नॉलेज बुक लो और जितने भी समिट हुए हैं उनके ईयर और वो कौन से जगह पे हुआ था, ये पक्का बेटा पता करके जाना है आपको, ठीक है। क्योंकि लास्ट 4-5 जो भी AIPMT के पेपर हुए बेटा, उन्होंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है वो उन समिट्स के ऊपर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होता है। तो क्या, तो अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो बेटा उतना पोर्शन आपको पता होना चाहिए। आर यू क्लियर? क्लियर है ना, ठीक है। So that is the thing we all have to remember. Now we are going to talk about the next chapter in a half hour, and that is the environmental issues. अब इसके बारे में क्या बोलूं, ठीक है। environmental, मेरे से ज्यादा आप ही जानते हो उसके बारे में। environmental issues, if we breathe it is coming to us, but the thing you have to remember here, what you have to remember that what is the smoke, smoke क्या है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्मोक के बारे में बेटा टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि अभी जो मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ वो आपको पता होने चाहिए, है ना। स्मोक क्या है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा आप लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन में जो चीजें सबसे ज्यादा पहले पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, वो है वेज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसमें आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसका यूज कहां पे होगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो दिया गया है बुक में, ठीक है, उसका डायग्राम के साथ में बेटा आपको समझ में आना चाहिए। जो डायग्राम दी गई है बुक में, अगर उस डायग्राम को आप लोग देखते हो, अगर आपके पास NCERT टेक्स्ट बुक है, तो उसमें बेटा एक चीज दी गई है जिसमें दिया गया है निगेटिवली चार्ज्ड वायर, डिस्चार्ज कोरोना, डर्टी एयर एंड डस्ट पार्टिकल। डर्टी एयर ब्रिंगिंग द डस्ट पार्टिकल, ठीक है। सो निगेटिवली चार्ज्ड वायर है, तो यहाँ एक पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी पार्टिकल्स है, इफ दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, if they are positively charged, what will happen? जो आपको कोरोना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, डिस्चार्ज कोरोना। डिस्चार्ज कोरोना मतलब क्या है, these all particles are actually attached to that negatively charged wire। तो जो एयर उसमें से पास हो रहा है, अब डायग्राम में दिखाया 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, जिस चीज में से वो पास होगा बेटा, वहां पे बहुत सारे निगेटिवली चार्ज वायर का कॉम्बिनेशंस होंगे, डबल ट्रिपल फिल्टर्स। उसमें से जब एयर पास होगा तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स वहां से जाने की कोशिश करेंगे, ड्यू टू देयर आयोनिक डिफरेंस, ड्यू टू देयर चार्ज डिफरेंस, दे कैन बी गेट accumulated or attracted on what accumulated on the negatively charged wires। so जो एयर उसमें से पास होगा बेटा, वो कैसा होगा, वो क्लीन होगा। ये इतना सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज कोरोना? कोरोना वही है जो अट्रैक्टेड पार्टिकल्स वहां डिपॉजिट हुए हैं, वही कोरोना है, ठीक है। अब बेटा इसमें है ना, जितने भी चीजें आपको दी गई है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में दिया गया है, स्क्रबर के बारे में पढ़ना है आपको। व्हाट इज स्क्रबर, व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये जो है आपका क्वेश्चन वाला एरिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब किस चीज का यूज कहाँ पे किया जाएगा। मे बी आई एम थिंकिंग दैट दिस ईयर ऑन दिस पेपर दे आर गोइंग टू आस्क मैच द कॉलम टाइप ऑफ द क्वेश्चन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कौन सी चीज रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, माइंड वेल उसको आप लोग वहीं पे लिख सकते हो, अंडरलाइन कर लो कि आपको ये खुद से बना के जाना है, खुद बनाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किससे रिलेटेड है, कैटालिटिक कन्वर्टर किससे रिलेटेड है, ठीक है। स्क्रबर बेटा कौन सी चीज को कैप्चर करता है,
वो कौन से पोल्यूशन को हटाता है। क्या हम लोग SO2 के बारे में स्क्रबर को यूज कर सकते हैं? हमें ये पता होना चाहिए। मैं बता करके ज्यादा फायदा नहीं है बेटा, आप वैसे भूलोगे। ठीक है, वी हैव टू रिमेम्बर दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि हमें। अब दूसरा एक चीज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एयर पोल्यूशन में, लॉ पास्ड बाय द सम कंट्रीज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ये एक चीज है, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1990, ब्रिटिश क्लीन एयर एक्ट 1956, ये दिए गए हैं आपके बुक में। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1995, एयर एक्ट 1981, एनवायरमेंट एक्ट 1986 इंडिया, एनवायरमेंट प्रमोशन एक्ट 1994। आप लोग इधर उधर ढूंढो से अच्छा है कि लिख लो फटाफट, है ना। लिखो पहला वाला, लॉज पास बाय सम कंट्रीज टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। पहला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990, दूसरा है बेटा एनवायरमेंट एक्ट 1995, एनवायरमेंट एक्ट बस उसका नाम है। दूसरा ब्रिटिश क्लीन एयर एक्ट 1956, ब्रिटिश क्लीन एयर एक्ट 1956। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1995, यूएस अमेरिका का। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1955 हाँ, ये यूएस का है। नेक्स्ट एयर एक्ट 1981, ये सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। एयर एक्ट 1981 एंड एनवायरमेंट एक्ट 1986, ये दोनों बेटा इंडिया के हैं। एयर एक्ट 1981 और दूसरा एनवायरमेंट एक्ट 1986 इंडिया, दोनों इंडिया के हैं। तीसरा बेटा नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल कॉम्पैटिबिलिटी एक्ट 1994, एनवायरमेंटल कॉम्पैटिबिलिटी एक्ट 1994 ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब जो आता है बेटा जिसपे ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वो बेटा वाटर पोल्यूशन वाला। वाटर पोल्यूशन में सबसे फेवरेट चीज है बेटा यूट्रॉफिकेशन, सबसे फेवरेट चीज है बेटा यूट्रॉफिकेशन, और दूसरा फेवरेट चीज है बेटा बीओडी। यूट्रॉफिकेशन एज वेल एज व्हाट द बीओडी, ये दो ही चीजें हैं इनके बारे में मैक्सिमम हमको ज्यादा पता होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, एक बेटा लेक है, इस लेक पे बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल है। ठीक है ना बेटा, अब यहाँ पे जो भी प्लांट्स आएंगे, फिशेस आएंगी, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाएंगी। नाउ आफ्टर सम इयर्स यहाँ पे ये बेटा इतना एरिया खत्म हो गया। नाउ द डेप्थ ऑफ द लेक इज दिस। तो ये इनिशियल यूट्रॉफिकेशन है, इनिशियल यूट्रॉफिकेशन की शुरुआत हो गई है। सो आफ्टर सम इयर्स इट विल बी लाइक दिस, यहाँ बेटा इतना सारा जमा हो गया, अब बेटा लेक इतना ही बचा। कुछ दिनों बाद बेटा इतना ही पानी बचेगा, कुछ दिनों बाद बेटा ये गायब हो जाएगा, यहाँ 3 स्टंप लगाएंगे और फिर लोग क्रिकेट खेलेंगे, सिक्सर, यहाँ ग्राउंड होगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यूट्रॉफिकेशन, उसको बेटा यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। डेथ ऑफ द प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द लेक, ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, समझो, समझ में आना चाहिए। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर साइमल्टेनियसली इनटू द लेक और द वाटर बॉडी इज द यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा यूट्रॉफिकेशन। यू मतलब ट्रू, सच्चा मुच्चा। ठीक है, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। उसका उल्टा होता है बेटा, उसका रिवर्स होता है ऑलिगोट्रॉफिकेशन। ठीक है, जैसे ही बेटा ऑर्गेनिक मैटर जमा हुआ निकालो। So there are lot of people they do the oligotrophication of wells. जो घर में कुएं होते हैं बहुत लोगों के बेटा वहाँ पे है ना, तो हर साल बारिश के पहले
मतलब जब भी ऐसा होता है कि गर्मियों में पूरा कुआं सूख जाता है तो उसमें जो भी मटेरियल जमा होता है ऑर्गेनिक मैटर, कुछ लोग उतरते हैं और उसको निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं। आप लोगों ने बहुत बार इंसिडेंट्स भी सुना होगा कि वहाँ पे गैस लीकेज हुआ था और उसके वजह से लोग उतरे थे, है ना, और फिर वो ऊपर आए नहीं। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे भी वो यूट्रोफिकेशन में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ आती है ना, आपको समझ में आना चाहिए। so that is the oligotrophism, है ना। तो सबका अपना अपना लक होता है, कहाँ कौन मरेगा, किसका लक कहाँ पे, आई डोंट नो, यू नो। बट द थिंग इज दैट कि ओलिगोट्रॉफिज्म ये उसका थोड़ा रिवर्स होता है, यूट्रोफिकेशन यू हैव टू रिमेंबर। बट रिमेंबर बेटा, जब ऐसा हुआ कि ये जो लेक था, इस लेक में बहुत ज्यादा वाटर था बेटा। मतलब क्या था कि वाटर ज्यादा था, मतलब बेटा उसमें डीओ बहुत ज्यादा था। आजकल जैसे फॉग चल रहा है पर यहाँ डीओ था। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेटा ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है बेटा बहुत कम है, तो इनको डाइजेस्ट करने वाले, डिकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स बहुत कम है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं बेटा, वो एरोबिक होते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, पर वो एरोबिक होते हैं, दे आर एरोबिक, दे आर मोर इफेक्टिव। बेटा जो एरोबिक है वो जल्दी जल्दी एटीपी बनाते हैं, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया थोड़े से स्लगिश होते हैं, आलसी होते हैं, ज्यादा काम नहीं कर पाते। तो एरोबिक जो होते हैं माइक्रोब, जो भी फंगस, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, ये बेटा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए भिड़ जाते हैं। डेफिनेटली अगर माइक्रोब्स का अमाउंट बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? इट विल इंक्रीज द बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो आपके बुक में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसा लिखा हुआ है। तो लिखना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा हुआ है। सही भी है, गलत नहीं है। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोब्स बढ़ेगा तो इनको बेटा ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ेगी, सो डिमांड बढ़ी। किसके लिए? बायोकेमिकल प्रोसेस करना है, एटीपी बनाना है, मेटाबॉलिज्म करना। ठीक है, मतलब if I will write here the amount of organic matter is directly proportional to the amount of decomposers. As we increase the amount of organic matter, definitely the amount of decomposers will increase. Okay, now I will simultaneously write that the amount of decomposers is directly proportional to the BOD. ये मैं लिख सकता हूँ। I can again write that the amount of decomposers is inversely proportional to the DO. ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, है ना? It is inversely proportional to the dissolved oxygen. तो वो जो आपके बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे बेटा पानी फ्रेश है, ऐसे कुछ तो भी शुरू किया है, फिर बढ़ाया है, फिर नीचे आ गया। मतलब फर्स्ट ये बीओडी है फ्रेश वाटर में। ये जो एक पॉइंट है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने लाया, ट्रक से भर करके ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया फ्रेश वाटर रिवर में। जैसे ही हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर डाला बेटा, तो बीओडी विल राइज, बीओडी बढ़ेगा। ठीक है, बट हियर देयर इज अ वैल्यू ऑफ व्हाट? द डीओ। फ्रेश वाटर में डीओ की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जैसे बेटा हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर, द डीओ फॉल। पर जैसे जैसे बेटा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाए, क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर है, स्टेडी नहीं है। पॉइंट पर ध्यान से समझना। अगर यही चीज हम लोग स्टेडी लेक में करें जहां पानी बह नहीं रहा है, तो बेटा वहां का ऑर्गेनिक मैटर बह करके आगे नहीं जाएगा, उसके लिए ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। बहुत पॉइंट सीरियसली समझो, लेक के लिए ऐसा नहीं आएगा। जो ग्राफ दिया है वो फ्लोइंग वाटर के लिए है, माइंड वेल। ठीक है, तो ये जो डीओ है बेटा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डेफिनेटली फॉल होगा और बीओडी बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो सीधा सीधा ये ग्राफ मुझे बताता है कि बेटा BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द DO। सीधी बात है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो DO जो है बेटा नीचे उतरा, और जब DO नीचे आ गया इट विल गो डाउन एंड देन अगेन जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर बेटा खत्म हुआ तो DO विल इंक्रीज एंड BOD विल डिक्रीज। ठीक है, फिर से समझो, ऑर्गेनिक मैटर जैसे ही डाला बेटा ऑर्गेनिक माइक्रोब्स, बड़े माइक्रोब्स ने अपना अमाउंट बढ़ा दिया। ठीक है, वो डिकम्पोजिशन कर रहे उन्होंने भी ऑर्गेनिक मैटर को कम करने की कोशिश की, इसलिए खुद अब मरना शुरू हो गया। और दूसरा फ्लोइंग वाटर है तो बेटा ऑर्गेनिक मैटर बह के भी जाएगा, तो बेटा डेफिनेटली उसमें थोड़ी देर बाद में BOD फिर से नीचे उतर आएगा। ठीक है, और सेम थिंग इट विल हैपन लाइक दैट एंड DO भी वैसा ही होगा। तो दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन देयर इज अ लेस DO देयर इज अ मोर BOD। ठीक है, सो 2015 ARPMT question, what is BOD? It indicates the heavily polluted water। BOD क्या इंडिकेट करता है? heavily polluted water। सिंपल है बेटा, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल के रखा है, कचरा डाल के रखा है, सीवेज डाल के रखा है, डेफिनेटली उसका BOD ज्यादा होगा। आप लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या पढ़ा? When the BOD is significantly reduced, ऐसा लिखा है। मतलब फ्लॉक बने। फ्लॉक क्या है? फ्लॉक इज व्हाट? मेश ऑफ द फंगल माइसेलियम एंड द बैक्टीरिया, जो सारे के सारे एरोबिक है। तो जब बेटा फ्लॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा? BOD बढ़ेगा। बट ये फ्लॉक जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे उसमें सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम होता चला जाएगा एंड वन डे द फ्लॉक विल डाई। ठीक है, मतलब जो सीवेज था बेटा उसमें ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है, उसका BOD बिल्कुल नीचे उतर चुका है और फ्लॉक के पास बेटा खाने के लिए कुछ नहीं है, तो दे विल डाई। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लॉक को उठाते हैं, उसी इफ्लुएंट को निकालते हैं और अनएरोबिक डाइजेस्टर में डालते हैं। मतलब क्या, अब हमारा काम ये नहीं कि ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करना है, नहीं, अब ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है, बचा क्या है? फ्लॉक और वाटर। तो अब जब हम लोग अनएरोबिक डाइजेस्टर में उसको डालेंगे तो अनएरोबिक बैक्टीरिया विल डिकम्पोज द फ्लॉक। ये पॉइंट है ना। और ये हम कब करेंगे? When BOD is significantly reduced। ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये सीवेज ट्रीटमेंट वाला बात खत्म हो गई है। यहाँ पे देख लो, अमाउंट ऑफ द डिकम्पोजर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द DO। जितने आप बेटा डिकम्पोजर्स बढ़ाओगे उतना ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनको डिमांड है, उनकी डिमांड है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ठीक है, बुक में बेटा एक पॉइंट लिखा है, कितना परसेंट इम्प्यूरिटी, मतलब इट इज द वाटर इज नॉट यूजेबल। 0.1% इम्प्यूरिटी ऑल्सो इट मेक्स द अनड्रिंकेबल वाटर। हम लोग उसको पी नहीं सकते। 0.1% इम्प्यूरिटी। A lot of diseases are caused due to the polluted water। देखो छोटा सा पॉइंट है, इतना सा एक गोल बनाया है और उसमें छाप दिया है 0.1%। आपने नहीं देखा तो आपकी गलती है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जब हम लोग बेटा बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन वाली, बायोमैग्निफिकेशन का बेटा एक छोटा सा डायग्राम आपके बुक में दिया गया है। छोटा सा डायग्राम है बेटा, एक के ऊपर दूसरी लेवल चढ़ती जा रही है। इट इज ऑन द पेज नंबर 276। इफ यू सी द डायग्राम, उसके बाजू में बेटा येलो कलर के ब्लॉक दिया और उसमें दिया है अमाउंट ऑफ यूरिया। येलो कलर के इसमें बेटा यहाँ पे दिया गया है व्हाट एवर मे बी द वाटर एंड सॉरी DDT, सॉरी। ठीक है, अमाउंट ऑफ द DDT इज स्टार्टिंग फ्रॉम द PPB अप टू इट इज मूविंग टुवर्ड द PPM। देखो PPB से शुरू हुआ, पार्ट्स पर बिलियन से स्टार्ट होकर के बेटा पार्ट्स पर मिलियन तक चला गया। दैट मच इंक्रीज। यूनिट में डिफरेंस है, नंबर तो जोड़ दो। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर आज के पेपर में क्वेश्चन था हाई वैल्यू ऑफ BOD
हाँ And the options are given water is highly polluted, and the C option is given consumption of organic matter in the water is higher by the microbes. Which is the appropriate answer, sir? एक्चुअली इट इज कंजम्पशन. Matter. Consumption by the microbes. Thank you, sir. ओके यही बेटा क्वेश्चन है जो 2015 का है. जो आपने पूछा वही क्वेश्चन बेटा 2015 का है. ठीक है. कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन जो ऑफ वाटर जो क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान से, इट इज एक्चुअली नॉट कंजम्पशन, इट इज एक्चुअली द डिकम्पोजिशन. श्योर. ठीक है. तो जब AIPMT में जब ये निकाला बेटा, आंसर्स निकाले, तो दे गेव आंसर एज ए मतलब द वाटर इज हेवीली पोल्यूटेड. बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और दो ऑप्शन उसके करेक्ट दिखते हैं हमको. वाटर इज हेवीली पोल्यूटेड एंड सेकंड कंजम्पशन बाय द माइक्रोब्स. ठीक है. तो आंसर इज गिवन एज ए मतलब हेवीली पोल्यूटेड वाटर. क्या बेटा? हेवीली पोल्यूटेड वाटर. तो आपको थोड़ा सा सोचना है बेटा, अगर दो ऑप्शन क्लोज दिखाई देते हो तो एक को हमें रिजेक्ट कैसे करना है. ठीक है. आपने जो पूछा वो कंजम्पशन के लिए है. यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटा. ऑप्शन सी को एक बार और पढ़ना. वंस अगेन रीड द ऑप्शन सी. Consumption of organic matter in the water is higher by the microbes. Consumption of the Organic matter in the water is higher by the microbes. है ना. तो ये जो आंसर है, ठीक है, इसे नहीं एक्सेप्ट किया गया है. जो हेवीली पोल्यूटेड वाटर वाला वो आंसर कंसिडर किया गया है बेटा, और मैंने आपको इसका आंसर दिया है. ठीक है. आर यू क्लियर? What is the correct answer then? A or C? ठीक है. A. हाँ, A. So that is what the heavily polluted water is the answer. Okay. Now बेटा हम लोग लास्ट थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं. मैं थोड़ा सा क्विक इसको कहता हूँ कि टेरर ऑफ बंगाल कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए. Okay. The next thing you have to remember is about what is that. अब थोड़ा सा इसको पढ़ के जाओ बेटा. Agrochemicals and their effects. Agrochemicals and their effects that you have to read. ठीक है. And then रेडियोएक्टिव वेस्ट से ज्यादा एक और मैं पॉइंट आपको लिख के देना चाहता हूँ यहाँ पे. That is related to the UV rays. शायद इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, मे बी 2015 में या तो 2014 में बेटा यूवी का क्वेश्चन आया था. ठीक है. सो कंसीडर दैट UVA, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट द ब्लैक लाइट, है ना, ब्लैक लाइट. ठीक है. एंड इट इज ए लॉन्ग वेव. मैं थोड़ा सा कंपैरिजन में दिख रहा हूँ इसको. देन आई विल टॉक अबाउट द यूवी वे. यू कैन राइट द कैपिटल्स आल्सो. यूवी. ठीक है. इट इज एक्चुअली द मीडियम वेव. थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ठीक है. एंड देन लास्ट वन इज व्हाट द UVC. इट इज द शॉर्ट वेव. मतलब ये तीनों एक दूसरे के कंपैरिजन में है. ठीक है. नहीं तो आप इसको शॉर्टेस्ट वेव मत मान लेना. ठीक है. या इसे आप लॉन्गेस्ट वेव नहीं मानना है. तो दैट इज व्हाट दे आर इन द कंपैरिजन. ये तीनों एक दूसरे के कंपैरिजन में है. UVA, UVB as well as what the UVC. Here now I will give one point that there are around 10 types of the UV rays. There are around 10 types of UV rays. बेटा 10 टाइप के UV rays होते हैं. We are not talking about them. ठीक है. इनमें से 3 मोस्ट कॉमन है. उसमें पहला लिखो बेटा, UVA के बारे में लिखो. It is used in the tanning beds to find. It is used in the tanning beds. So tanning what?
टैनिंग, TANNING। टू फाइंड, ठीक है, इट इज यूज्ड इन द टैनिंग बेड्स। आप लोग इसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, आपको ये शायद पूछा भी नहीं जाएगा, बस आप इसको याद रख लेना कि वो टैनिंग बेड्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये कल्चर है, कल्चर में यूज किया जाता है टैनिंग बेड्स। देन UVB, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। इट इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। Ozone layer. It causes snow blindness, cataract. It causes snow blindness, comma cataract, comma inflammation of cornea. So snow blindness cataract एक word है कि अलग-अलग? Actually अलग-अलग बुक में वैसे भी है comma. Inflammation of cornea. Then aging of skin. एजिंग ऑफ स्किन, स्किन का एजिंग वो कॉज कराते हैं। आपको बोलते हैं ना जो एंटी व्रिंकल क्रीम्स आते हैं तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी वगैरह बोलते हैं, तो प्रॉपर नहीं बोलते हो, बोलना चाहिए प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द UVB। ठीक है, सो रिमेन ब्यूटीफुल विदाउट UVB। ठीक है, स्किन कैंसर, स्किन कैंसर एक्सेट्रा। Next, UVC, used as a germicidal. UVC is used as a germicidal. In laboratories, in lab, उस दिन मैंने DNA फिंगरप्रिंटिंग बताया तो बोला था कि UV रेस देख डाल करके बेटा चेक करते हैं डीएनएस को भी। तो इन लैब में बेटा जो यूज होता है वो UVC है। एज वेल एज इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो हम लोग जो भी ROs वगैरह पीते हैं और उसमें बोलते हैं कि हम लोग UV ट्रीटेड वाटर है, तो दैट इज व्हाट ये UV मतलब युवराज। ठीक है, तो ये जो है C, ये इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो दिस वेरी सिंपल थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। अब बेटा इसके बाद में डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट which you can understand and remember. Okay, so what is the difference between afforestation and the reforestation? ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा जहाँ पे पहले ही फॉरेस्ट था उसको हम लोगों ने कट किया और उसकी जगह पे बेटा दूसरा अगर हम लोगों ने फॉरेस्ट प्लांटिंग किया है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है इन द बैरन लैंड्स, है ना, वहाँ पे बेटा पहले कोई भी रिकॉर्डेड प्लांटेशन नहीं था, वहाँ पे अगर हम लोग प्लांटेशन करते हैं so that is called as what the afforestation. Afforestation is of two types. Afforestation is of two types. One is called as the social forestry and second one is called as the agroforestry. ठीक है, देखो फॉरेस्टेशन में हमें याद रखना है पहले तो रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन का डिफरेंस। रीफॉरेस्टेशन मतलब ऐसी जगह पे हम लोग प्लांट लगाएंगे जहाँ पहले से फॉरेस्ट था पर हम लोगों ने वहाँ पे, है ना, मारकाट मचा दी थी। ठीक है, दूसरा एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जहाँ पे पहले से कुछ नहीं था, ठीक है, बैरन लैंड थे, वहाँ पे हम लोगों ने बेटा प्लांटेशन करना शुरू किया, दैट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के दो टाइप है, पहला सोशल फॉरेस्ट्री और दूसरा एग्रोफॉरेस्ट्री। इफ यू प्लांट द ट्रीज विद द एग्रीकल्चरल लैंड, जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पे भी खाली जगह होती है वहाँ पे अगर प्लांट्स लगाए जाए तो उसे बेटा हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ऐसे प्लांट बेटा जिनको हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप
इनके ऊपर बड़ी चर्चा करके अगर लगाया जाए तो सोशल मीडिया है ना, तो सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे रेलवे पटरियाँ जो होती है उनके आजू बाजू में लगाओ, स्कूल के बाजू में अगर बेटा हम लोग प्लांटेशन करते हैं, जहाँ पे बेटा हम लोग रहते हैं, कॉलोनीज जहाँ पे होती है, जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है वहाँ प्लांट लगा दो, ठीक है। उसको हम लोग बेटा सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। बात सिंपल है, ठीक है। ये सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री का डिफरेंस है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री में भी बेटा बहुत सारी चीज़ें आती है जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट you have to remember about some laws which are given for the forestry as well as some law, मतलब जो भी joint forest management system वगैरह जो चीज़ें हैं, या तो सुंदर लाल बहु गुना, ठीक है, ये बड़ा अच्छा नाम है, ठीक। तो ये जो इंसान कौन था, चिपको मोमेंट क्या था, एपिको मोमेंट क्या था, ठीक है, और अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, सब सारा चीज बेटा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, ओके, देयर आर द लॉज, देयर आर कंट्रोलिंग मेजर्स, ठीक है, दैट वी हैव टू रिमेंबर एंड राइट डाउन इन द एग्जाम, देन आफ्टर एग्जाम यू कैन फॉरगेट इट, ओके। यू आर नॉट फॉर कंजर्विंग द नेचर, क्लियर। पहले खुद को कंजर्व करो, खुद की सीट कंजर्व कर लो, ठीक है, बाद में देख लेंगे क्या होना। एंड टू कंजर्व द सीट, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ठीक है, थैंक यू। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, साइंटिस्ट ईयर सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ नहीं जोड़ना है बेटा, आपको पूरे मार्क्स लेने हैं 720, ओके, सो डोंट लीव एनीथिंग। 1991 और 1990 के बीच का डिफरेंस भी है तो भी पता होना चाहिए। व्हाई टू लीव, क्यों छोड़ना है? आपका ब्रेन इतना शार्प है, आप इतने ब्रिलियंट हो, why you underestimate yourself? You can remember everything, mind well. सिर्फ मुझसे नहीं होता है पर बाकी सबसे होता है, ठीक है, so you can do it. Thank you.